आप देख रहे हैं बहस बिहार की, और बहस बिहार की में आज का जो मुद्दा है वो है शेल्टर में शोषण कब होगा खत्म। ये सवाल जब हम लिख रहे थे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम खड़े कर रहे थे, लगा रहे थे, तो हमारे दिमाग में मुजफ्फरपुर की घटना कौंध रही थी, दौड़ रही थी। कई आयामों पर सोचने के बाद बार बार इसी टॉपिक पर, इसी मुद्दे पर बहस क्यों करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जिनके हाथ में जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, वो अपना काम सही से, ठीक से नहीं कर पाते, मॉनिटरिंग सही से नहीं होती, इसलिए ऐसे मुद्दे आते हैं, हमें बार बार रखना पड़ता है। एक हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे सबसे पहले, इस रिपोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। और हमने यकीनन आज हमने किसी भी पॉलिटिशियन को अपने प्रोग्राम में जगह नहीं दी है, उनके लिए कोई कुर्सी हमने नहीं लगाई है। इसका कारण है कि हम हो हंगामा नहीं चाहते, एक सार्थक बात चाहते हैं। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात पर आते हैं। वो लोग काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन बनना गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। ये उस युवती का आरोप है जो पटना में गायघाट के महिला रिमांड होम से भागी है, जिसके बाद से समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में है। पटना हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जुवेनाइल बोर्ड की रिपोर्ट की अनुशंसा को लागू करने को कहा है। न्यूज 18 के पास जुवेनाइल बोर्ड की उस रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है जो फरवरी 2021 में जांच के बाद तैयार की गई थी। यही वो रिपोर्ट है जो एक्सक्लूसिव कॉपी है वो न्यूज 18 के पास कि होम इज रनिंग बाय द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पे ये लिखा गया है कि सीपीओ द्वारा ये रनिंग है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर नाउ वर्किंग एज सुपरिटेंडेंट ऑन डेपुटेशन, यानी वो डेपुटेशन पे काम कर रही हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, यानी इनको कुछ महीनों तक कहीं रखा जाना चाहिए था। पॉइंट नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीम जो है ये आइटम है, उसमें देखिए इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय Superintendent that some of the CCTVs are not working, यानी यहाँ पर जो कई CCTV कैमरे लगाए हैं उसमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जुवेनाइल बोर्ड के पूर्व सदस्य हाईकोर्ट की अनुशंसा से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उम्मीद जता रहे हैं कि शेल्टर और रिमांड होम के लिए कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। आज भी किशोर न्याय बोर्ड बहुत जगह एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, मैक्सिमम 3 साल बहाली का है, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बिहार में अभी भी कुछ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिसमें कि सोशल वर्कर 5 सदस्य होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट पर भी चल रहा है। यह सारी कमियां हैं। अब माननीय न्यायालय इस पर स्वतः संज्ञान लिए हैं और सारी चीज़ें प्रकाशित होगी और कहीं न कहीं बच्चों के लिए, आवासितों के लिए अच्छा कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। युवती का आरोप संगीन है, कोर्ट पूरे मामले पर सख्त है। देखना होगा जुवेनाइल बोर्ड की रिपोर्ट की अनुशंसा कब तक की जाती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए, हमारे सहयोगी संजय अंग्रेजी में भी पढ़ रहे थे और मतलब हिंदी में भी समझा रहे थे, यानी कहीं कोई दिक्कत ना हो और यह आवाज सरकार तक जाए, उस मंत्रालय तक जाए जिसकी टीम जाती है और उन्हें कुछ नहीं मिलता और एक आरोप उन लड़कियों पर मर दिया जाता है। चलिए, एक लड़की का दिमाग खिसक गया होगा, मान लेते हैं, लेकिन उसकी जैसी कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी बात उस लड़की से मेल खाते हैं जिसे आप विक्षिप्त बताते हैं, जिसे आप ये बताते हैं कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो दिमाग किसका ठीक है? जो उस टीम में गए थे उनका दिमाग ठीक है, उनका दिमाग ठीक है जो मंत्रालय में बैठे हैं, उनका दिमाग ठीक है जो नियम कानून और कायदे बनाते हैं। तो यहां पर हमें शक हो जाता है और शक ऐसा होता है कि हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है। आप किसी पीड़िता को, किसी दुखी आत्मा को आप कहते हैं कि ये इसका दिमाग खराब है, क्योंकि वो कहना चाहता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो शेल्टर होम में शोषण कब खत्म होगा, इस पर हमने अपने मेहमानों को आमंत्रित किया। हमारे साथ डॉक्टर नुस्खा सिन्हा है, मनोचिकित्सक IGIMS की, इन्हें हमने आमंत्रित किया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नुस्खा का। केडी मिश्रा जी, अधिवक्ता सह पूर्व सदस्य चाइल्ड जुवेनाइल बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। मीनू कुमारी जी, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, धमक के साथ इस पूरे मसले को रखते हुए। तो बातचीत शुरू करें उससे पहले हम
मीनू कुमारी जी के पास हम जाना चाहेंगे। मीनू कुमारी जी, अभी तक का जो अपडेट है हम चला रहे हैं, हालांकि उसमें 2-4 लाइनें अभी जोड़नी बाकी होंगी, क्योंकि अभी अपडेट खबर यह है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। आप समझिए, ये एक दुखदाई स्थिति है, विषम परिस्थिति है उन लड़कियों के लिए जो शेल्टर होम में जाती है, और हमें कहीं कोई इसे कहने में शर्मिंदगी नहीं है, घबराहट नहीं है कि आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपनी कुर्सियां नहीं दी ऐसे संजीदा मैटर पर। और हमें अच्छा लग रहा है कि हम हाव हाव काव काव नहीं चाहते हैं, वो हंगामा नहीं चाहते हैं, एक अच्छी बहस और एक अच्छा पहलू चाहते हैं। मीनू कुमारी जी, अपनी बात आप रखें। जी हाँ, बिल्कुल। हाईकोर्ट ने इसमें स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। ये बहुत ज़रूरी था, वरना हम और शर्मनाक फील करते कि जुडिशरी भी देख रही है तमाशा। ये हमें बहुत उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एटलीस्ट हमारी जुडिशरी सिस्टम अभी भी जिंदा है। हमें जब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, दफ्तर दौड़ रहे थे, डीएम साहब के पास दौड़ रहे थे और थाने टू थाने दौड़ रहे थे उस लड़की को ले करके, तब हमें एकदम से हताश जैसी फीलिंग आ रही थी कि लगता है इस बार भी मामला दबा दिया जाएगा। और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आ गई, एकदम क्लीन चिट दे दी गई, उससे और भी ज़्यादा निराशाजनक स्थिति बन गई थी। लेकिन अब स्यू मोटो कॉग्निजेंस जो हो गया है, अब हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील कर रहे हैं उस लड़की को लेकर के, क्योंकि ये अब जुडिशियल मैटर बन गया है। अब इसे जस्टिसेस अपने हाथ में ले लिए हैं, तो हम बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं कि अब वो सारे चीज़ों को बिंदु बाय बिंदु हम कोर्ट में पेश करेंगे। जो हमारे पास जितनी भी मटेरियल है कि रिमांड होम में जो लड़कियां थीं वो किस हालत में थीं, और जो 2 बांग्लादेशियां लड़की थी वो वहाँ एक्चुअली है कि नहीं, एक और लड़की थी, बहुत सारी। मीनू जी, आपकी रिपोर्ट, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि आप इसे बहुत नजदीक से देख रही हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। बांग्लादेशी लड़कियों का नाम भी सामने आ रहा है कि थी, कहाँ है इसका पता नहीं है, कितनी की संख्या में थी ये पता नहीं है। आप जब शेल्टर होम में जाती हैं, आपकी टीम जाती है, आपके लोग जाते हैं, तो क्या सीसीटीवी नजर आता है? व्यवस्थाएं क्या मिलती हैं? ये तो शिकायत और आरोप वाली बात हुई, लेकिन आपने जो अपनी आंखों से देखा वो क्या था? मैं 2017 से रिमांड होम विजिट कर रही हूँ एज अ लॉयर ऑफ द विक्टिम्स, और जो वहाँ पे महिलाएं हैं जिन्हें लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एक सिस्टम है कि आप उनसे वकालतनामा जाके साइन करते हैं, उसके बाद आप उनका लीगल असिस्टेंस उनको देते हैं, और उनके जो भी ग्रीवांसेस आप उनको देखते हैं कोर्ट के माध्यम से। जब मैं वहाँ गई, पहले जो पूर्व वहाँ की सुपरिटेंडेंट थी वो थोड़ी कोऑपरेटिव थी, वहाँ पे हम जाते थे, लड़कियों से इंटरेक्ट भी करते थे। उस दौरान थोड़ी सी माहौल ठीक ठाक लगती थी, लगता था कि हाँ ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन तब भी दिक्कतें थीं। लेकिन जब ये न्यू जो वार्डन है वहाँ की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता जब से आई, तब से उन्होंने एकदम सख्ती कर दी, क्योंकि मैंने लड़कियां रिलीज करने के लिए कोर्ट्स में रिट्स दायर करने लगी थी, क्योंकि वो साउंड माइंड की थी, अच्छी पढ़ी लिखी घर से थी। जस्ट उनका कुछ छोटा छोटा सा जो सामाजिक तौर पे जिसे कहते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते उन लड़कियों को जो परिवार के विरुद्ध चली जाती हैं, जो मतलब कुछ लव मैरिजेस में चली जाती हैं, तो वो लोगों को परिवार एक्सेप्ट नहीं करता और उन लोगों पे जो केस हो जाते हैं उसके, और उन लोगों को रिमांड होम में डाल दिए जाते हैं। तो मैं जब उन लोगों से बात करती थी तो ये चीज़ उन लोगों की नज़र में आ गया था कि मैं वहाँ बराबर विजिट कर रही हूँ, लोगों से लड़कियों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो उन्हें स्टॉप करने के लिए उन्होंने मेरे को बोला कि आप नहीं आ सकती अंदर। और मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम लोग क्यों नहीं बात कर सकते, मुझे तो नहीं ऑथराइज नहीं है। वो थोड़ा सा फील करती थी, अवॉइड करती थी, नेग्लेक्ट करती थी हम लोगों को और रेजिस्ट करती थी। तब मैंने थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। फिर लड़कियां जैसे कि अब तो ये बिल्कुल ओपन होकर के आ गया है कि मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करती थी, तो वो मेरे से वाया फ़ोन कॉन्टैक्ट्स करती थी, मुझे बोलती थी कि इस तरीके की हमारे साथ दिक्कत हो रही है खाने पीने। फिर कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारी दिक्कतें का मुझे बताया गया, एक लड़की मर गई थी। तो मैं समझ रही थी कि चीज़ें हैं, लेकिन उस समय तो खैर इतनी बड़ी महामारी थी कि हम लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे थे और देख रहे थे कि चीज़ें कैसे चलती हैं, सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन जब ये मामला एकदम बहुत ज़्यादा तूल पकड़ना शुरू हो गया, जब उनकी वंदना गुप्ता के बारे में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा ही होने लगी अंदर, और उसके बाद ये
टूल तब पकड़ा क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। मुझे पता था कि कुछ चीज़ें गड़बड़ी चल रही हैं, लेकिन हम जब तक पुष्टा सबूत नहीं होंगे, बयान नहीं होंगे कुछ लोग, तो हम उस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ किसी के कहने पे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब ये मामला सामने आया और इसने बयान में मुझे फिर से वही नाम बताया, वंदना गुप्ता, तो मामला थोड़ा सीरियस हो गया और हमने बोला कि अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक लड़की जब बयान दे रही है, बहुत मुश्किल था कि वो लड़की का बयान मैनिपुलेटेड है, फैब्रिकेटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, मोटिवेटेड है, इसे बराबर हम मतलब अभी तक हम इसे इसके लिए जूझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें बहुत अपने आप में सच्चाई है, उसे कोई भी मोटिव, इसीलिए जो पॉलिटिकल एंगल है उसको दूर रखा गया। हम सबसे पहले जुडिशियल प्रोसेस का इस्तेमाल, लेकिन इसमें एक बात मीनू जी मैं जोड़ना चाहूंगा कि उनके लिए कितना आसान था कि उस लड़की को पागल घोषित कर दिया जाए और बात ही खत्म कर दिया जाए। यह कह दिया जाएगा वो विक्षिप्त है, दिमागी काम नहीं करता। ये बहुत आसान होता है जब सारी सिस्टम आपके अंडर होती है। वहाँ की वार्डन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्टेट मशीनरीज, पुलिस, थाना, सब चीज़ आपके अंडर होता है, तो ये बहुत आसान होता है एक लाइन का रिपोर्ट जारी कर देना। अगर वो लड़की एक नॉर्मल किसी व्यक्ति को मिली होती, जैसे कि वो मुझे मिली, क्योंकि मैं एक लीगल पर्सनल हूँ तो मुझे पता है कि चीज़ें कैसी हैं, क्या है। अगर वो नॉर्मल किसी ऐसे बंदे को मिली होती या लड़की को मिली होती तो वो कुछ नहीं कर पाते ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट। उसे लगता कि लगता है बात ऐसी है। लेकिन हम लोग क्योंकि आए दिन कोर्ट में इस तरीके की तर्क देखते रहते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया था, और थोड़ा स्टैंडर्ड हाई कर लेती समाज कल्याण अपना, कि कुछ और रीजन देती। यहाँ पे लड़की के कैरेक्टर को उन्होंने टारगेट कर दिया कि ये लड़की भागी हुई है अपने पति के दोस्त के साथ, इसीलिए उसका पति इसके खिलाफ हो रहा था। हम बोले ये कोई ग्राउंड तो नहीं है। जब वो लड़की वहां से किस बिल्कुल कई ऐसे ग्राउंड बनाने की कोशिश किए गए और मीनू कुमारी वही बता रही हैं कि कितने ग्राउंड तैयार किए गए बचने के लिए। लेकिन आप समझिए कि खादी से डर लगता है और खाकी से भी डर लगता है। उन महिलाओं से डर लगता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप अपने जैसी उन लड़कियों की, अपनी बहनों की आप सेवा कर पाएं, मदद कर पाएं, लेकिन आप लग जाती हैं उनकी मदद करने में जो लोग इन्हें शिकार बनाते हैं। हमारे साथ केडी मिश्रा भी हैं, अधिवक्ता सह पूर्व सदस्य चाइल्ड जुवेनाइल बोर्ड के। केडी मिश्रा साहब, एक लड़की की जुबान से ये निकला तो ये कहा गया, कई लड़कियां बोल रही हैं, और उसके बाद भी एक नया झूठ कहीं ना कहीं किसी कमरे में तैयार हो रहा होगा, कपड़े पहन रहा होगा। उस कपड़े को उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल मुजफ्फरपुर, आज गायघाट, कल कोई और जगह। कैसे खत्म होगा, इस पर क्या योजना चल रही है, क्या इसका निदान हो सकता है, क्या चाबी है इसकी? जी बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ें हैं। जो भी कारनामा है विभाग का, वो अपने गलती को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में भी यही हुआ था। हायर अथॉरिटी जो निदेशालय स्तर पर हैं, जिनको कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का दायित्व है, वो भरपूर प्रयास करेंगे। रह गई बात कि जो अभी सिस्टम है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को देखें तो अभी जिस स्थिति में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को अधीक्षक बना के रखा गया, या उत्तर रक्षा गृह में, जहाँ पर कि हम लोग उसको आफ्टर केयर होम भी कहते हैं, और इस होम में उस महिलाएं और बच्चियां हैं, कुछ विक्षिप्त भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं, और केस मुकदमा में संलिप्त भी हैं। और ऐसी स्थिति में कैटेगरी रखना नहीं, किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जो विजिट कम इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार किया गया फरवरी में, और फरवरी 2021 में 9 फरवरी 2021 को भेजा गया, आज साल भर तक उस पर धूल फांकते रहा। यह जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना होगा कि आखिर बच्चों, बच्चियों, महिलाओं के मुद्दे पर सरकार इतनी शिथिलता क्यों बरत रही है। उन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लापरवाही कहाँ हो रही है, यह अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना होगा। न्यायपालिका को इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि यह स्टेट लेवल में माननीय उच्च न्यायालय में मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है। जिस मैटर को देखने के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में नालसा के गाइडलाइन के अनुसार
क्वार्टरली मीटिंग होती है, जिला जज अध्यक्षता करते हैं उसके, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, DCPU, सारे महकमे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से जो भी जुड़े हुए हैं, क्वार्टरली मीटिंग होती है। आखिर मीटिंग में जो निर्णय लिए जाते हैं इम्प्लीमेंट करने का दायित्व पूर्ण रूप से समाज कल्याण विभाग निदेशालय को है और वो यह दायित्व से भाग नहीं सकते हैं। आज सर बहुत शर्म की बात आती है कि आज अगर यह तो उत्तर रक्षागृह की बात है, ऑब्जर्वेशन होम नवादा का भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ही सुपरिटेंडेंट हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो दायित्व है दो तरह का है, एक इंस्टीट्यूशनल में, एक आउट ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल में, दो दायित्व उनका है। अब जब बच्चे जो आवासित हैं महिला जो होम में, उनके केयर प्लान से लेके सारा दायित्व उनका है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो आफ्टर केयर होम में जो वहाँ से निकले हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, जिनको जोड़ना है, उनका दायित्व है, कैसे उनका प्रोफाइल तैयार होगा, सारा चीज़ है। जब इन लोगों को उस चीज़ से हटा के करता, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य जो कैटरिंग की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, नीड की बात करता है, बेस्ट इंटरेस्ट की बात करता है, ये सारे चीज़ को ध्वस्त किया जा रहा है। जबकि यह विभाग को यह सोचना चाहिए। आज विभाग के साथ कंसल्टेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि विभाग, और लेकिन विभाग में प्रशिक्षित और तकनीकी वाले लोग का घोर अभाव है कर्मचारियों में। चलिए, ट्रेंड लोग नहीं है, ये अभाव है। इस अभाव का नतीजा ये है कि हम बहस कर रहे हैं कि शेल्टर में शोषण कब खत्म होगा और शेल्टर होम की स्थिति कैसे बनेगी। हमारे साथ डॉक्टर निष्का सिन्हा है, मनोचिकित्सक हैं और इनसे हम जानते हैं। डॉक्टर निष्का, जो अभी बातें हो रही हैं उसका पूरा हम कह रहे हैं कि आपने जरूर पढ़ा होगा, इसे देखा होगा, ये पूरा मामला चल रहा है और बिहार में इस व्यवस्था की, खासकर शेल्टर होम वाली व्यवस्था की थू हो रही है। तो बदनामी सबकी है, हम सभी लोग बिहार निवासी हैं और ऐसे में बिहारी होने के नाते हमारे ऊपर जो दाग लग रहे हैं उसे हम बिल्कुल अपना समझें और उसे धोने की कोशिश करेंगे। धोएंगे कैसे? धोने का भी विकल्प हो सकता है कि उसके लिए कोई सर्फ और साबुन या फिर कोई बड़ा डिटर्जेंट नहीं लगता। इसके लिए निगाहें टाइट रखनी पड़ती हैं, आपको काम करना पड़ता है। शराबबंदी को सफल बनाना था तो चौकीदार भी दोषी होगा, नियम ऐसे लगाए गए, थानेदार दोषी होगा, ऐसे नियम लगाए गए। तो फिर जब आपको पता है कि ऐसे केसेस आ रहे हैं तो आपकी मॉनिटरिंग सेल क्या कर रही थी? दूसरी बात कि आपने ऐसे किसी पर पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जो पता लगा पाए? एक लड़की भाग कर आती है, पटना की सड़कों पर 5 दिन भटकती है, किसी वकील के हाथ लगती है और उसके बाद ये सारी चीजें खुलती हैं। एक बार पूछना चाहिए कि आप, और सबसे बड़ी बात कि बिहार में जो सरकार है वो लड़कियों की बात करती है, लड़कियों की शिक्षा की बात करती है, उनकी तरक्की की बात करती है। तो ऐसे में सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, आ भी रही होगी, लेकिन अभी सभी तरफ अभी चुप्पी है। इस चुप्पी के टूटने का हम इंतजार करें। डॉक्टर निष्का, अपनी बात आप शुरू करें। सबसे पहले विवेक, ये तो काफ़ी संवेदनशील मामला है, जैसे ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है इनफैक्ट। एंड मैं तो खुद भी एक फीमेल होके पूरा मामला जब मैंने जाना, इनफैक्ट अभी 2 हमारे पास लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स, उनकी बातें भी सुनी मैंने। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, हाईलाइट करना चाहूँगी कि सरकार जब भी ये ऐसा कुछ भी शुरू करती है, जैसे ये जो भी स्कीम है शेल्टर होम का या जो भी है, तो सरकार के इंटेंशंस अच्छे होते हैं, या जो भी पॉलिसी चल रही है वो इंटेंशंस में कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट फंड्स आते हैं इनके लिए। एंड ये जिस पॉपुलेशन के लिए बना है वो बहुत स्पेशल पॉपुलेशन है, खासकर फीमेल्स या बच्चों का बात होता है। लेकिन जैसे हर सिक्के का 2 पहलू होता है, तो कई बार ये चीज़ होता है कि वो मिसयूज़ हो जाता है, जिसका काफ़ी ज़रूरी है कि उसके तह तक जाना कि कहाँ फॉल्ट हो रहा है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कहाँ पे लूप होल्स है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है इनफैक्ट। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज ये मामला आगे आ रहा है या सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है, तो इससे सब कुछ बिल्कुल सारा चीज़ बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। ये एक इंडिकेशन है कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि एज अ साइकेट्रिस्ट मैं शेयर करना चाहूँगी कि करीब 2-3 साल पहले 3 स्टेट्स, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने एक साइको सोशल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एंड इवन केयर फॉर ये स्पेशल वुमेन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके तहत जो भी केयर गिवर्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी पॉलिसी डिस्कस हुई थी कि क्या करना चाहिए इनके अपलिफ्टमेंट के लिए।
तो वैसा कुछ ऐसा कुछ भी मामला आ रहा है तो जो भी गिल्टी है उसको, तो जैसे ये चीज़ अच्छा हुआ कि सामने आया, अब इसके तह पे जाएगा या अभी हाईकोर्ट ने ले लिया, एंड जो भी होगा वो तो स्टेप होगा, बट क्यों होते हैं ये चीज़ें एंड क्या सिस्टम में चेंज लाना चाहिए वो समझने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि एक दो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। ये पॉपुलेशन वल्नरेबल है, ऑलरेडी ये परेशान पॉपुलेशन है। कुछ लोग पॉवर्टी एकदम बिल्कुल गरीब हाल से गुजरे होते हैं, कुछ लोग इवन बेगिंग का जैसे रोड पे वैसा वाला स्टेज से गुजरे होते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी ट्रैफिकिंग, जो सेक्स ट्रैफिकिंग हम बोलते हैं, उस फेज से निकल के भाग के वो शेल्टर होम में एक नई उम्मीद के साथ वो लोग एंटर करते हैं। तो वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफैक्ट और भी बढ़ जाती है। इनफैक्ट साइको सोशल इश्यूज ऑलरेडी ऐसे लोगों में पहले से होता है। कई लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, इवन सुसाइड, वो शेल्टर होम पहुंच तो जाते हैं लेकिन कई लोगों में वो उम्मीद बिल्कुल वो खो चुके होते हैं, लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो चुका होता है। तो ये काफी जरूरी है कि उनका एक प्रॉपर असेसमेंट हो। साइको सोशल जिस असेसमेंट की बात डॉक्टर निष्का हम लोग कर रहे हैं, क्यों ना इन लड़कियों से ज्यादा, ऐसा नहीं लगता कि इन लड़कियों से, इन बेघर लड़कियों से, इन पीड़ित लड़कियों से ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए जिनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्हें क्लास ज्यादा जरूरी हमें समझ में आती है कि मनोचिकित्सकों की राय उनके लिए ज्यादा बेटर हो सकती है कि कम से कम अपनी बहू बेटियों को घर में देख लें, उसके बाद आप आगे कदम बढ़ाएं। अगर शेल्टर होम की अगर जिम्मेदारी आपको अगर दी गई है तो कम से कम आपके यहाँ भी तो बेटियां होंगी ना, उनका भी चेहरा झलकता होगा ना उन लड़कियों के चेहरे में, तो फिर आप उसे नजरअंदाज कैसे कर देते हैं? तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो लड़कियां हैं जिन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाती है कुछ दिनों के लिए, उनसे ज्यादा जरूरत उन पर है जिनके ऊपर इल्जाम और आरोप लग रहे हैं, कि उनका कम से कम थोड़ा माइंड वॉश किया जाए। इसके लिए सरकार कदम उठा दे, इसके लिए सरकार जागरूकता फैला दे, और इसके लिए विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर निष्का जैसे जितने मनोचिकित्सक हैं उनकी टीम भेज दे भाई, कि अगर आपके दिमाग में ऐसा ही फितूर चल रहा है तो उसको धोने के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं। आपको लगता है डॉक्टर निष्का मैं सही कह रहा हूं? नहीं, ये बिल्कुल जैसे आपने ये उठाया कि ये किसी रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एंड कोई भी मामला है। जैसे कि इसमें एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि काफ़ी ज़रूरी है कि रेगुलर विजिट्स हो एक न्यूट्रल बॉडी के तहत, जैसे कि वो बॉडी जो कि एक जो असेसमेंट करे, इवन एक हेल्थ टीम या फिर जो कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं फंड्स, एंड वो विजिट बिल्कुल रैंडम विजिट होना चाहिए। एंड उसका जैसे तो ये सारी चीज़ों पे एक बैठक होके, क्योंकि सरकार के इंटेंशंस कभी गलत नहीं है शेल्टर होम खोलने में, क्योंकि अगर बिल्कुल डॉक्टर इसका आपका कहना सही है, कम से कम जो रैंडम विजिट की बात की जा रही है, तो श्रीमान जी जितने लोग सुन रहे हैं जो सरकार और मंत्रालय में शामिल हैं, कम से कम सीसीटीवी कैमरा ही देखने के लिए चले जाइए, कभी घूमते घामते पहुंच जाइए, ये जानने के लिए कहीं तार तो नहीं छूटा है, तार छूटा होगा तो जोड़ दीजिएगा, और इसी बीच में कोई सवाल पूछ दीजिएगा कि लड़कियां ठीक हैं, लड़कियों से अकेले में बात कर लीजिएगा ताकि वो अपना दर्द बता पाए। इस तरह से इस लड़की को बताने के लिए भागना ना पड़े, शोषित होने से बचने के लिए भागना ना पड़े, और 5 दिन तक राजधानी अगर पटना की सड़कों पर एक लड़की बदहवास इधर उधर घूम रही है, किसी को तलाश रही है अपनी बात कहने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को भी। और मंत्री जी अगर सुन पा रहे हैं तो आपसे तो प्रार्थना है कि अगर आपके अधिकारी नहीं सुन रहे तो अपनी ही गाड़ी, जो चमकती हुई गाड़ी है, उस पर बैठिए और थोड़ा घूम आइए और देख लीजिए कि और कितने ऐसे शेल्टर होम हैं जहां पर स्थिति बहुत बिगड़ गए हैं, जहां से अभी आवाजें आनी बाकी हैं। ये तो एक लड़की आई, उसके साथ 2-3 लड़कियों की आवाज आई, आने वाले दिनों में हो सकता कुछ और आवाजें आए। मीनू जी आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, आगे क्या है कानूनी जो प्रावधान है या आपकी तरफ से जो कोशिशें हैं, उसे एक छोटी सी हमें लाइन दें ताकि हम इसे कंक्लूड करें। जी हाँ, हम लोग एक इंटरवीनर पिटीशन डाल रहे हैं और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पक्ष अपना रख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या एलिगेशंस हैं जो एलिज्ड किया गया है उस लड़की द्वारा, उस बच्ची द्वारा, उन सारे चीज़ों को हम बिल्कुल एलैबोरेटिव, और जो भी लड़कियां मिसिंग है विद एवरी रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, कि आप उसका वेरिफिकेशंस करवाइए, वो लड़कियां कहाँ गई, सुरक्षित हैंड में गई, जो भी थी, कौन कौन कहाँ से आई थी, तो वो सारा चीज़ हम उस इंटरव्यूनर। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी आपका, डॉक्टर निष्का आपका, मिश्रा जी आपका भी, आप लोग समय निकाल कर आए और इस पर आपने चर्चा की, अच्छी बात बताई, और कैसे समाज सुधरेगा इसके लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।